अपनी बात रखी। अभी नेता उपनेता, नेता उपनेता, नेता है नहीं, जो मैंने देखा बहुत अनुभवी है और उस ढंग से वो अपनी बात कहेंगे और ट्रेनिंग भी आपने ली हुई है उस हिसाब से। पर अब आपको ये भी नहीं मालूम है कि ओवर ड्राफ्ट में और आपके जो है स्पीड ड्राइविंग फैसिलिटी में क्या अंतर है। आप सदन को गुमराह कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए जो कुछ हम करते हैं केंद्र सरकार के एडवाइस पे ही कर सकते हैं। कर्जा लेना है बिना FRBM एक्ट के अंतर्गत ही ले सकते हैं। शायद आपको जानकारी नहीं होगी, कोविड आया था तो प्रधानमंत्री ने खुद ने हमारे सामने जो VC के अंदर और उसके बाद में फॉलोअप के अंदर जो छूट दी गई थी उसके अंतर्गत ही कर्जे ज़्यादा लिए गए उनकी परमिशन से, और पूरे देश के राज्यों को कोविड को ध्यान में रखते हुए स्पेशल छूट दी थी FRBM एक्ट के अंतर्गत। उसके आधार पर कर्जा लिया गया और मैं समझता हूँ कि ये जो आपने कहा कि आपने कर्जा ले लिया, मैं आपको बताऊँ कि स्पेशल ड्राइविंग फैसिलिटीज क्या है। क्यों बिना मतलब का विपक्ष जो है इसको गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने 38,542 करोड़ और 81,000 के कर्जे 2 बार लिए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, खुशी होगी, ये हमारे वित्तीय प्रबंधन था जिसके कारण से हमारी बचत हुई ब्याज के अंदर। राज्य के द्वारा RBI में किए गए निवेश जो होता है, जो राज्य सरकारें निवेश करती है एक्स्ट्रा पैसा RBI में, उसका 95% हम ले सकते हैं वापस। वो कर्जा इसलिए लिया गया, हम अगर मार्केट से बोरोइंग करते तो ज़्यादा ब्याज देना पड़ता। ये बहुत कम ब्याज के आधार पर कर्जा मिलता, टेम्परेरी लोन होता है वो। उसके आधार पर जो है जो निवेश किया गया हमारे द्वारा उसमें 95% तक टेम्परेरी लोन जो कम दर पर मिलता है, इस सुविधा का लाभ उठा करके ये कर्जा लिया गया और दीर्घकालीन ऋण को डेफर कर विकास कार्य हेतु कम ब्याज पर अल्पकालीन ऋण से आवश्यकता को पूर्ण कर रही है। ये बुरा नहीं है। इसका कमेंट सुनिए आप। RBI कमेंट कर रही है इसके लिए। RBI ने भी कहा कि स्पेशल ड्राइविंग लिमिट फैसिलिटी, ये जो सुविधा दी गई है सबको, सब राज्यों को है, SDF का उपयोग करने को उचित ही नहीं बुद्धिमत्तापूर्ण माना गया है। बुद्धिमत्तापूर्ण माना गया है। आप सब देखिए, बुद्धिमत्तापूर्ण माना गया है। तो बुद्धिमानी के साथ वित्तीय प्रबंध करेंगे तभी तो इतना शानदार बजट पेश कर पाएंगे, लागू कर पाएंगे। कृपा करके आप बहुत ज्ञानी हैं मुझे मालूम है, पर उसके बावजूद भी ये अकाउंटिंग के जो सिस्टम हैं ये कुछ अलग तरह के हैं। आपने कहा कि पेन अकाउंट सिस्टम जो केंद्र सरकार में लागू है, ये जो अभी सिलसिला चला है, कुछ आलोचना भी हो रही है, उसमें कोई दम नहीं है। ये हमने खाली प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव क्या दिया, जो केंद्र सरकार जो सिस्टम अपना रही है वही सिस्टम IT बेस्ड गवर्नेंस होने लग गई है। अब जरूरत नहीं है पोते पावड़े की लंबे चौड़े, इसलिए जानबूझ करके ये हमने प्रपोजल दिया है, परंतु बिना केंद्र सरकार के अनुमोदन के वो स्वीकृत नहीं हो सकता है। तो CNAG को डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर फैसला होगा तो और राज्य मांग रहे होंगे, एक साथ फैसला होगा और केंद्र सरकार जो सिस्टम है उसी सिस्टम को लागू हम करना चाहते हैं। हम लोगों ने प्रस्ताव उनको दिया था और मैं जैसे कह रहा हूँ कि बिना केंद्र सरकार के ये अनुमोदन के नहीं हो सकता है। इसलिए ट्रेजरी सिस्टम जो है और पे अकाउंट सिस्टम के बारे में अलग अलग बात है। ट्रेजरी सब जगह हमारी है, इसलिए मैंने कहा कि इस सिस्टम के आधार पर हम लोगों ने इसको प्रपोजल किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, शानदार बजट आया है। मैं उम्मीद करता था कि अब तो ये मेरा
वित्त मंत्री के रूप में 10वां बजट था, 10वां बजट है। इतना अनुभव तो मुझे हुआ होगा थोड़ा बहुत तो, कि मैं अपने हिसाब से मेहनत करके किस प्रकार में पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें और सोशल सिक्योरिटी, इस पर मैं किस प्रकार से अपना कंट्रीब्यूट कर सकूं, मैंने करने का प्रयास किया और प्रदेश की जनता ने उसको अप्रिशिएट किया है। आप करो नहीं करो आपकी मर्जी है, आप भी प्राइवेटली आप लोग कहीं करते हैं मुझे मालूम है, पर हो सकता है कि आप लोगों को तकलीफ हो रही हो बोलने में, और वाजिब बात भी है, आप कैसे बोलेंगे, हाउस के अंदर कैसे बोल सकते हैं। पर माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ मैं आपको विशेषताएं बताता हूं जो हमने प्रयास करके अनाउंसमेंट भी की है। 23-24 में अभी इस बजट में हमने 1018 घोषणा मैंने करी है। अभी बजट पास आप करेंगे आज सदन के माध्यम से, पर हमने एडवांस के अंदर ही 250 स्वीकृतियाँ जारी कर दी। आप सोच सकते हैं कितना फास्ट हम चल रहे हैं। हम आपकी जनता को यहाँ रखते हैं, विपक्षी जनता को। हम कोई दिल्ली की सरकार की तरह नहीं हैं जो विपक्ष की परवाह नहीं करे। माइक बंद कर देते हैं, बोल देते नहीं हैं। आज तो हड्डी कर दी, पूरी प्रोसीडिंग बंद कर दी। इसलिए हम बार बार कहते हैं देश की दिशा में जा रहा है। ये देश कहाँ जाएगा कोई नहीं जानता है। इस लोकतंत्र क्या होगा कोई नहीं जानता। हालात ये है, वो बहस का विषय अभी नहीं, इसलिए मैं नहीं बोलना चाहता, पर हालात बड़े गंभीर है। आप भी और हम भी सब जो है उद्देश्य हम सबका एक है, इसलिए थोड़ी चिंता आपको भी होनी चाहिए। बहुत हालात स्थिति अच्छी नहीं है। अध्यक्ष महोदय, बजट पेश करने के बाद मैंने तमाम सचिवों को बुला करके मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिए। ABC मैंने कैटेगरी बनवा दी, उसी ढंग से फैसले शुरू भी हो गए। घोषणा पत्र में अध्यक्ष महोदय जो वादा किए थे वो 80% वादे मैंने पूरे किए जन घोषणा पत्र के, और 16% प्रगतिरत है। हर बजट की शानदार चर्चाएं देश में भी हुई है, प्रदेश में भी हो रही है। 4 साल बिना टैक्स का बजट पेश किया मैंने, ये 5वां बजट भी बिना टैक्स का है। और कोविड के बावजूद भी हमारी रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ रहा, हम अच्छी स्थिति में आ रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं राजस्थान मॉडल स्टेट बनने जा रहा है। इसमें आपको भी खुशी होनी चाहिए सब लोगों को। चाहे चिरंजीवी योजना हो, चाहे 500 रुपये सिलेंडर की बात हो, इंदिरा शहरी रोजगार गारंटी देश में कहीं नहीं है, राजस्थान में लागू की हमने। उड़ान योजना की मैं समझता हूँ कि आपकी भागीदारी भी होनी चाहिए, सबकी होनी चाहिए। आपने शुरू करी थी पहले इसको। OPS सामाजिक सुरक्षा, बड़े तरकीब से आपने OPS को समर्थन की बात कह दी, क्योंकि आपको अपने चूरू की चिंता भी सता रही होगी। कर्मचारी वहाँ भी है, पूरे देश में मुद्दा बना हुआ है। आखिर में चुनाव के पहले प्रधानमंत्री जी को कुछ फैसला करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, हरियाणा के अंदर सब जगह धरने चल रहे हैं। समझ जाओ ये मानवीय दृष्टिकोण जो हमने फैसला किया है। आप गिनते हो कि बाद में 25 में 30 में क्या होगा, तो 65 साल तक माननीय अध्यक्ष महोदय OPS रही रहा है देश के अंदर। 65 साल में जो सुई नहीं बनती थी, हम बार बार कहते हैं बिजली क्या होती लोग समझते नहीं थे। वहाँ से शुरुआत करी कांग्रेस ने और कहाँ पहुँचा दिया देश को। आज आधुनिक भारत जो है, जिस पे मोदी जी गर्व करते हैं दुनिया में जाकर के, आधुनिक भारत का निर्माता कांग्रेस और कांग्रेस नेता रहे और कोई नहीं रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की दूरदृष्टि थी, आत्मनिर्भरता की तरफ नींव पक्की रख दी शुरू में ही। उसका लाभ आज हम सबको मिल रहा है, बिजली में, पानी में, इस्पात कारखानों में, सब जगह। इसलिए आप निश्चिंत रहें। OPS का लागू करना मैं समझता हूँ कि आप अभी भी समय है कि अगर 65 साल में हम यहाँ पहुँच सकते हैं तो यही तो कर्मचारी थे, यही ओल्ड एज पेंशन थी, तो कोई क्राइसिस नहीं हुआ। अब क्राइसिस को आप क्यों काल्पनिक बनाते हो? हमने सोच समझ के किया होगा। हम तैयार हैं समझाने के लिए जो समझना चाहें।
अखबार में पढ़ते हैं कि कई राज्यों की टीमें आ रही हैं, देखते हैं, बात करते हैं। सोशल सिक्योरिटी का अध्यक्ष महोदय, हमने एक के बाद एक की घोषणा करी है और मैं समझता हूँ कि ये आवश्यक भी है। विश्व गुरु बनने की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, तो आप पहला काम ही करवा दीजिए। ये तो छुआछूत की बात उठाई कैलाश मेघवाल जी ने, ये सबको पीड़ित करती है, दिल में दर्द होता होगा। ये मानवता का कलंक है आज भी, कि आज भी हम लोग देखते हैं समाज में कितना छुआछूत, मानव मानव के बीच में जो है जिस रूप में भेदभाव किया जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, भावुक हो जाते हैं लोग भाग। ये स्थिति है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है, ना हम आगे बढ़ पाते हैं। मैं किसी एक व्यक्ति को दोष नहीं देता हूँ, सामाजिक स्थिति ऐसी है, इसमें क्रांति होनी चाहिए, इसमें लोग आगे आना चाहिए। अरे फ्रीडम फाइटर्स थे उस जमाने के अंदर, तब मंदिर प्रवेश करवाते थे, तब मंदिर प्रवेश करवाते थे, आंदोलन करते थे, वो जज्बा भी था फ्रीडम मूवमेंट के अंदर। पर हमने सामरिक सुरक्षा को एक मुद्दा बनाया है। प्रधानमंत्री जी को मैंने पत्र लिखा है, जैसा मैंने वादा किया था उससे पिछली बार, कि आप कृपा करके, जैसे मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने जो कानून बनाए थे पार्लियामेंट में, वैसे कानून बने सामरिक सुरक्षा के लिए, देशवासियों के लिए, मेरा मानना है। कामधेनु इंश्योरेंस पशु, मैंने पिछली बार आपको कहा, ये भी एक अभिनव, 2 दुधारू पशुओं को इंश्योरेंस मिल रहा है। FIR मैंने जो कंपनी की थी, कानून व्यवस्था की बात आप करते हो, पर ये नहीं कहते कि वास्तव में एक बड़ा ऐतिहासिक कदम था वो। FIR कंपनी कहीं नहीं है देश के अंदर, हमने कंपल्सरी करी। गरीब आदमी जाके वहाँ कम से कम स्वागत कैसे बनाया, वहाँ पर उनका स्वागत हो सके, ढंग से बैठा सके, ये माहौल बदलने का काम हमने किया। और उसके लिए मैंने कहा आपको 56(3) के अंतर्गत जो FIR आती थी, पहले आदेश आते थे 33% 13% हो गए, अब आते नहीं कोई, क्योंकि FIR लॉन्च हो रही है। अनुसंधान का समय जो है, आपके वक्त में 214 दिन लगता था 17-18 के अंदर, अब सिर्फ 68 दिन लगता अनुसंधान के अंदर, इन्वेस्टिगेशन के अंदर। इसलिए अध्यक्ष महोदय, इस 30 मार्च को राजधानी दिवस से ये चिरंजीवी योजना हमने लागू की है 25 लाख वाली, 30 मार्च से हम उसको लॉन्च कर रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। ये जान के आपको खुशी भी होगी। अध्यक्ष महोदय, हमें दुख इस बात का है, और हमें सहयोग नहीं मिलता विपक्ष का भी, आप लोगों का भी। हम कहते हैं कि फाइनेंस कमीशन जो बनता है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर बनता है, और वो तय करता है कि राज्यों को क्या मिलना चाहिए। ये समझ के परे हैं कि उसके बावजूद भी तरीका निकाल करके आप राज्यों को आप टाइट क्यों करते हैं केंद्र सरकार द्वारा। पेट्रोल डीजल के अंदर जो डिविजन पूल था, उसको जिस प्रकार से जीरो कर दिया, लगभग जीरो के आसपास कर दिया, जिसमें राज्यों को हिस्सा मिलता था। और अध्यक्ष महोदय, उसमें बढ़ा दिया एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और सेस लगा दिया। आप सोचिएगा 90% से ज़्यादा पैसा जब हमारी कटौती हुई है, 76,035 करोड़, 76,035 करोड़, 19-20 में 10,000 के लगभग, 20-21 में 13,000, 20-21-22 में 12,000 से ज़्यादा, 22-23 में 17,000 से ज़्यादा 755, और 23-24 के जो आए आंकड़े हैं वो 21,266 के होंगे। आप बताइए, कोई गवर्नमेंट को 76,000 करोड़ 5 साल में कम मिले किसी केंद्र से, जो हमारा हक है, तो वो एक तरफा पैसा इकट्ठा कर रहे हैं एक्साइज का। और सारा जो डिविजन पूल था, जिसमें डिवीजन होता था राज्यों के बीच में, उसको लगभग समाप्त कर दिया। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करता कि 14 फाइनेंस कमीशन द्वारा जो राज्यों को 32 के बजाय 42% राज्यों को हिस्सा देने का निर्णय किया, जितना सारा आपको मालूम ही है। तो क्या कारण है कि उसका लाभ मिलना चाहिए था राज्यों को, अब उसके बजाय आपने जो CSS की योजनाओं में जो बढ़ा दिया,
90-10 था पहले हिस्सा, 80-20 था, 60-40 था, अब आप करीब करीब सब में 50-50 लेके आ गए। तो राज्यों को तो जो मिलना था फ़ायदा वो मिल नहीं रहा, अब उसके लिए कौन जिम्मेदार है? स्थिति ही बनी हुई है। अरे मुझे कर्ज की बात की जा रही है, आपकी सरकारें चलाई है भाई, आप भी तो मुख्यमंत्री के बहुत ही कॉन्शियस कीपर थे, आप तो बहुत ही सलाहकार थे उनके। तो आप बताइए, आपसे कौन ज़्यादा जान सकता है कि आपके वक्त में 36.38% कर्जा लिया गया जीडीपी का 8-9 तक, और हमारी सरकार बन गई। हमने उस कर्जे को कम करते 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 23.58 पे ले आए। ठीक है, और आप देखिएगा कि आपकी पुनः सरकार आ गई 14 के अंदर, फिर आपने क्या किया, इसको 23 से पहले 36.38 था, अब आपने 34.16% बढ़ा दिया, मतलब 50% बढ़ गया कर्जा। हमने जो कर्जा 9-10 से लगा के 12-13 तक लिया, उसका 50% आपने बढ़ा दिया कर्जा 34.16% पे। और वर्तमान सरकार में भी अब हमने 5 साल होने जा रहे हैं, आप देखिएगा हम 36.78 पे रहेंगे, मतलब करीब 10% कर्जा बढ़ेगा आपसे तुलना करें तो कर्जे की बात आपके सामने है, किस प्रकार आपके वक्त में 50% की वृद्धि हुई और हमारे वक्त में 10% की वृद्धि हो रही है, ये आपके सामने। अध्यक्ष महोदय, कैपिटल आउटले की बात कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर की, नेता उपनेता। इसमें मैं कहना चाहूँगा, आपके शासन में 80,629 करोड़ रुपए आपने कैपिटल आउटले रखा 5 साल के अंदर, और हमने इसीलिए सड़कें बन रही है, सब काम हो रहे हैं कि 1,20,437 करोड़ का आउटले रख रहे हैं हम लोग। कहाँ कमी बता दीजिए, कहाँ कमी कहाँ? अध्यक्ष महोदय, लगभग दुगना है, आपसे आउटलेट लगभग दुगना है। अध्यक्ष महोदय, ये मैं पिछले वक्त में मैं बोल चुका हूँ कि हमने हर क्षेत्र में जो है, शिक्षा व खेल कला में 74% आपसे ज़्यादा पैसा खर्च किया है, 94,728। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में आपसे 87% ज़्यादा पैसा खर्च किया, 38,926। पानी में स्वच्छता में 35,194 करोड़ खर्च किया ज़्यादा, 48%। सामाजिक सुरक्षा में 103% पैसा खर्च ज़्यादा हुआ आपसे, 53,000 करोड़। और सड़क में उसके अंदर 45% ज़्यादा पैसा खर्च किया। इस प्रकार से आप सोच सकते हैं कि लगभग 2,26,000 करोड़ के लगभग इन पर खर्च हुए हैं। तो कैपिटल आउटले में भी कोई कमी नहीं रखी, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हैं उसमें भी हम लोग आपसे बहुत आगे हैं। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से बार बार विरोध कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी स्वयं भी और वित्त मंत्री भारत सरकार, यहाँ आकर के बोल के गए कि हम कोई वापस पैसा देने वाले नहीं हैं। वो तो हमने कहा कि हम लड़ेंगे, जरूरत होगी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, अलग बात है। उसके बावजूद भी ओपीएस रुकने वाली नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ आपको। पैसा मिले या नहीं मिले, जो ट्रस्ट बना के रखा गया दिल्ली के अंदर, ट्रस्ट का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? ट्रस्टी होता है, मालिक थोड़ी है केंद्र सरकार वाले। तो ट्रस्टी पैसा क्यों नहीं देंगे वापस आपको? आपका पैसा जमा है, कर्मचारियों जमा है वहाँ पर। और क्या मैं फिर कहना चाहूँगा, क्या हम कर्मचारियों को शेयर मार्केट में छोड़ दें? क्या उनके ऊपर डिपेंड करा दें? भाई जो जैसे कैसी स्थिति बनेगी उस वक्त में अध्यक्ष महोदय देखा जाएगा, पेंशन उस ढंग से तय होगी। क्या मेंबर पार्लियामेंट, एमएलए, हम लोग जो पेंशन बढ़ाते हैं, तनख्वाह बढ़ाते हैं, प्रधानमंत्री को चाहिए नया कानून पास करे, पूरे देश के पार्लियामेंट के मेंबर हो चाहे एमएलए हो,
सब अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा कटवाए कर्मचारी की तरह, और पैसा जमा करवाए, शेयर मार्केट में जमा करवाए, म्यूचुअल फंड में जमा करवाए, और उनको कहो आप उस पर डिपेंड करेगा पेंशन आपको कितनी मिलती है। कर सकते हैं? तो आप अपन खुद नहीं कर सकते हैं, उनको उनके भरोसे कैसे छोड़ सकते हैं? अडानी जी के शेयर ध्वस्त हो गए, धड़ाम गिर गए, बताइए आप। तो वो गिर गए तो सबके पैसे डूब गए, पता नहीं किसी का क्या डूबा होगा, तो टाइम बताएगा। तो आप बताइए कैसे शेयर मार्केट पे आप ये कैसे? आपने ठीक कहा, राज्य सरकार ने उसको अनुमोदन किया था, हमने भी किया था, सबने किया। तो अनुभव क्या कहता है? ह्यूमन राइट कमीशन विरोध कर रहा है, CNAG कहता हुए नियम कायदे इसके नहीं बने, जुडिशल कमीशन कह रहा है हम लागू नहीं करेंगे। अब स्थिति क्या बन गई है? स्थिति अध्यक्ष महोदय ये बन गई है, हाईकोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस तो लेंगे OPS, लोअर कोर्ट के जजेस जो हैं वो लेंगे NPS, राजस्थान को छोड़ करके। यहाँ तो हमने इंतजाम कर दिया उनके लिए भी। आर्मी, नेवल और एयरफोर्स OPS, BSF, इंडो टिबेटन पुलिस, ये सभी जितनी पैरामिलिट्री है NPS। क्या मतलब भाई? ये भेदभाव क्यों हो रहा? फिर सबको एक साथ देते मालूम पड़ता आपको? तो ये जो मैं जो बार बार बोलता हूँ, ये मेरी पीड़ा भी है कि हमारे खिलाफ बहुत आर्टिकल आ रहे हैं OPS को लेके। तो मैं कहना चाहूँगा कि इसका जवाब दे कि आज तक देश चला है OPS के माध्यम से, अब क्यों नहीं वित्तीय प्रबंधन हो सकता है? क्यों नहीं हम लोग इस पर विचार करें और OPS लागू करें पूरे देश के अंदर? अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने कहा था हम युवाओं को समर्पित करेंगे बजट को, उसके लिए अध्यक्ष महोदय हमने कोई कमी नहीं रखी। नौकरियाँ दी हम लोगों ने, करीब 1,45,000 नौकरी लग चुकी है, 1.25 लाख प्रोसेस चल रहा है। और 1 लाख मैंने घोषणा फिर करी है। तो एक के बाद एक जो हमने स्टूडेंट के लिए अभी रफ़ी जी जो MLA साहब कह रहे थे कि 500 स्टूडेंट को हम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में भेज रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज के अंदर। बड़ा फैसला है। इसके पीछे ये भी मंशा है कि राजस्थान के नौजवान जाएंगे अगर दुनिया के मुल्कों के अंदर, अगर अमीर लोग जा सकते हैं, उनको चांस मिलेगा, तो मानव संसाधन जो है राजस्थान के लोग हासिल करेंगे। इस बात को लेकर हम लोगों ने इतना बड़ा फैसला किया है। इस प्रकार से कई हमने कदम उठाए, वो मैंने मेरे बजट स्पीच में आ चुके हैं, मैं वहाँ पर रिपीट नहीं करना चाहता। पर अध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सिटी जो खोले गए हैं, कॉलेज खोले गए हैं स्वास्थ्य सेवा में और एजुकेशन के अंदर, जिस प्रकार राजस्थान जंप किया है उस पर हम सबको गर्व होना चाहिए। 2018 के अंदर तक मतलब 250 कॉलेज थी और 47 कॉलेज गर्ल्स की थी। इन 5 सालों में अभी हाल ही में मैंने बजट और घोषणा की है, कुल मिलाकर के 250 तो थी 75 साल में, और ये हैं 282 कॉलेज से 5 साल के अंदर। 122 उसमें गर्ल्स कॉलेज भी है, 12 कॉलेज थी, कृषि कॉलेज थी 19 तक। आज हम लोगों ने देख रहे हैं कि 4 साल में 42 कॉलेज खोल दी है और साथ इस बजट मैंने घोषणा करी है 49 हो जाएगी। सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी राजस्थान के अंदर है। एविएशन यूनिवर्सिटी जिसमें आने वाले वक्त में पायलट, इंस्ट्रक्टर, एयर होस्टेस, हॉस्टेस सब बनेंगे। एविएशन यूनिवर्सिटी जैसे फुर्सतगंज में है अमेठी के अंदर, जब मैं केंद्रीय मंत्री था सिविल एविएशन का, उस वक्त बनी हुई थी, वो बनी है। मुझे खुशी है कि राजस्थान में एविएशन यूनिवर्सिटी की मैंने घोषणा करी है, उसको हम लोग लागू करवाएंगे। आप कोई मौका नहीं देंगे कि पिछली बार की तरह हरदेव जोशी विश्वविद्यालय को बंद कर दिया आप लोगों ने, जो पत्रकारिता का था। स्पोर्ट्स यूनिटी बंद कर दी, बंद क्या कर दी, कागज में रख दी। वो लोग भूले नहीं हैं अभी तक भी किन कारणों से आपने लॉ यूनिवर्सिटी बंद कर दी, समझ में नहीं आता। हिंदुस्तान के इतिहास में एक बार यूनिवर्सिटी खुलने के बाद में कोई बंद नहीं हुई है, सिर्फ आपने ये काम किया है और किसी ने नहीं किया है। माइनिंग यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी, दूसरी वेटनरी यूनिवर्सिटी,
दिव्यांगों के लिए यहाँ जयपुर में भी, जोधपुर में इसी संस्था से खुल रही है। कहने का मतलब अध्यक्ष महोदय ये है, राजस्थान में जितनी प्रीमियर संस्थाएं देश की है, IIT, IIM, एम्स, IIIT, MNIT, निफ्ट, FDDI, मेडिकल यूनिवर्सिटी, कॉलेजेज, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, स्पोर्ट्स, लॉ, पुलिस यूनिवर्सिटी जैसे संस्थान सब यहाँ पर मौजूद है। अब हमारे यहाँ के छात्रों को महाराष्ट्र में, कर्नाटक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत बड़ा कदम जो हमने उठाया था 20-22 साल पहले, जब अध्यक्ष महोदय आप भी मंत्री थे, उस वक्त में जो फैसला हुआ उसका परिणाम आज है कि आज जाल बिछ गया देश राजस्थान के अंदर तमाम उन प्रीमियर संस्थाओं के बनने पर। लोग कहते हैं कि यूनिवर्सिटी से वोट नहीं मिलते हैं। अरे खाली वोट की चिंता नहीं करते हम, राजस्थान युवाओं का भविष्य भी देखते हैं, भविष्य कैसे सुधरेगा, ये हमारी ड्यूटी रहती है। अध्यक्ष महोदय, ERCP के बारे में कितनी बार कहलाएंगे आप, क्योंकि आप लोग आपका कमिटमेंट ही नहीं है। सरकार आपकी, आपने बनाई योजना, उसकी आलोचना आप कर रहे हो। ये कमी, वो कमी, ये कमी, ये इरिगेशन। मुझे बताइए, आप योजना आपने बनाई, हम आगे बढ़ा रहे हैं। और कभी तो केंद्र सरकार मना करती है, रोक दो काम को, और प्रधानमंत्री जी ने पता नहीं नया फॉर्मूला दे दिया आकर के। मैं उम्मीद करता था प्रधानमंत्री जी से 2 साल के अंदर वो घोषणा करके जाएंगे, कोई घोषणा नहीं हुई, कोई जवाब है। क्यों नहीं आप मदद कर रहे हो? आप देखिएगा कि कावेरी नदी विवाद चल रहा है देश, आप सबको मालूम है। वहाँ 60% डिपेंडेबिलिटी पर प्रवीण दे दी वहाँ पर। वहाँ अगर आप छूट दे सकते हो परियोजना को, तो राजस्थान में छूट क्यों नहीं मिलती है? कर्नाटक में ऊपरी भद्रा प्रोजेक्ट जिसकी लागत करीब 21,450 करोड़ है, उसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग उन्होंने करी। दर्जा नहीं दिया तो उनको कम से कम 5,300 करोड़ रुपये प्रावधान कर दिया, पर राजस्थान के लिए कुछ नहीं। हमने इस बार 13,500 करोड़ रुपये रखा उस योजना के लिए। कुछ बातें ऐसी है जिसमें पक्ष विपक्ष में समझता हूँ मिलकर ही चल सकते हैं। या तो आप हमें समझा दीजिए, हम आपको समझा देंगे, पर भारत सरकार में जाके तो बात एक सी कर सकें, उसमें क्या दिक्कत हो सकती है? कि राजी करते हैं ऐसा। अध्यक्ष महोदय, मैं इस मौके पर कहना चाहूँगा कि कुछ घोषणाएं बाकी रह गई है, और इतने मेहनत हमारे माननीय सदस्य मुझसे बराबर मांग करते रहते हैं, इसलिए मैंने उसी समझा कि मैं कुछ घोषणा जो है कुछ को मैं अनाउंस करूं, कुछ मैं टेबल पर रखूं, क्योंकि वरना बहुत टाइम लग जाएगा। अध्यक्ष महोदय, आप तो कह चुके हो। चाह रहा था, आप गांधीवादी हो, ये सड़कों वाला जो मामला है, इसके अंदर आप हमारे लोगों को जो आपने सड़कें दी 10-10 करोड़ की, आज उसको भी कह दो सारे मेंबर सामान। आप निश्चित मैं आपको एक वादा करता हूँ, हम आपकी परंपरा को कायम रखेंगे, हम आपकी परंपरा को कायम रखेंगे। हम आ रहे हैं तो आपकी परंपरा को कायम रखेंगे, हम रखेंगे कायम आपकी परंपरा को। गांधीवादी नहीं हो आप, गांधीवादी नहीं हो। मान्य सदस्य नहीं हो। मुख्यमंत्री जी, आप मुख्यमंत्री जी कॉम्पिटेंट है। मान्य सदस्य मलिंगा जी नीचे मलिंगा जी, गलत परंपरा है। माननीय राठौर साहब, आपकी भी परंपरा गलत है और माननीय मंत्री जी की परंपरा भी गलत है। माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, उसके बीच में अपन इंटरवीन करें। आप बाद में भी बोल सकते हैं, बाद में भी अपनी बात कह सकते हैं, पर गलत परंपरा नहीं। माननीय मुख्यमंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गांधीवादी 30 बार बोल चुके हैं। गांधीवादी लोग शराब छुड़वाते हैं, क्या मेरी बात आप मानने को तैयार हैं क्या? भैया, कभी कभी मित्रों के लिए झांकना पड़ता है उनके इंटरेस्ट के अंदर, उनके इंटरेस्ट में झांकना ही पड़ता है, क्योंकि मैं स्वास्थ्य संबंधी चिंता बहुत करता हूँ। जो रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस प्रकार से कमेंट किए हैं, वो एक बहुत दुखद है। और मुझे बहुत दुख है कि हाउस के अंदर इस प्रकार कमेंट भी हो सकता है
क्या क्या मेरे बारे में, क्या क्या सुधीर भंडारी के बारे में बोला गया, आप सोच सकते हो। और आपने कहा कि उनकी फैमिली ने आपको फ़ोन किया और कहा आपके मित्र जाने वाला है। ये आपका मकसद क्या है कहने का? अब खुशी होनी चाहिए कि आज भी रतनगढ़ से आने वाले सदस्य यहाँ बैठे नहीं बैठे मुझे पता नहीं, वो आज हमारे बीच में हैं। भगवान को लंबी उम्र दे। ये कालीचंद सरावरी बैठे हुए हैं, इनको, इनकी पत्नी को वही इलाज हुआ जो उनको हुआ था और दोनों बच गए, वो भी बच गए। उसको लेके आपने जिस प्रकार कमेंट किए यहाँ पर, वो अनफॉर्चुनेट है। और मैं समझता हूँ कि मैंने पूरी जांच करवाई है उसकी, और जांच के अंदर ये स्थिति थी। पूरा मैं नहीं पढ़ूंगा, टाइम लग जाएगा। मैंने आपके आरोपों की पूरी जांच करवाई जिससे इस सदन के सामने सच्चाई आ सके। जब आपका इलाज चल रहा था तो IL-6 टेस्ट की वैल्यू 773 से अधिक आई, जिससे साइटोकाइन स्ट्रोक आ सकता है। इसी स्ट्रोक से कोविड के अधिकांश मरीजों से मृत्यु हुई। इसी पैरामीटर को कंट्रोल करने के लिए टोसिलीजुमेब इंजेक्शन लगाया गया। आप बताइए क्या, आप बताइए क्या कसूर किया उन्होंने? नॉट अलाउड। आप बताइए कालीचंद सरावरी जी, प्लीज नीचे बैठे, प्लीज बैठे, नीचे बैठे, नीचे बैठे। नॉट राठौर, आई विल नॉट अलाउ इट। मिस्टर राठौर, नॉट ही डोंट लेट, आई विल लेट, आई थ्रो यू आउट। नीचे बैठे प्लीज, नीचे बैठे, नीचे बैठे, नीचे बैठे, आप नीचे बैठे, नीचे बैठे मिस्टर, नीचे बैठे। मानसदास, आपका काम नहीं है, मेरा काम है। ये आपका काम नहीं है, मैं इतना कमजोर नहीं हूँ। मानसदास, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, मैं मुख्यमंत्रियों ने आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन इस तरह का नहीं है। आपको फिर अभी नहीं बोलेंगे, बात निकलेंगे बात से। आई थ्रो यू आउट, आई विल थ्रो यू आउट। मिस्टर राठौर, आई विल नॉट टॉलरेट इट। ही हैव अ राइट टू स्पीक इट, बट नॉट इन बिटवीन सीएम। आप अपने सदस्य को भी कंट्रोल नहीं कर सकते। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, में इसलिए मैंने बात उठाई क्योंकि मैं खुद पूरे कोविड काल के अंदर एक तरफ तो हमें फक्र है कि राजस्थान ने और हमने सबको साथ लिया, आपको भी साथ लिया, सब ने मिलकर कोविड की लड़ाई लड़ी। धर्मगुरु थे, NGO थे, पब्लिक थी, सब ने मिल करके, कोई भूखा नहीं सोए। हमने आह्वान किया, उसको सबने निभाया। इलाज शानदार हुआ। ऑक्सीजन के लिए हमने लड़ी हो केंद्र से, पर ऑक्सीजन की कमी नहीं आने दी। और कालीचंद सरावरी जी, इनकी पत्नी जब ठीक हुए तो इन्होंने धन्यवाद उन्हीं डॉक्टर को दिया, मिस्टर भंडारी को, सुधीर भंडारी को, कि भाई आपने अच्छा इलाज किया। इन्होंने लिख के दिया, हमारे अविनाश महर्षि जी ने लिख के गए हैं। इनका लिखित में जो पेपर वो मेरे पास में है, आपको मैं पढ़ के सुनाऊं। मैं 10/9/20 को आपके अस्पताल में भर्ती हुआ था। अब मैं पूर्णतः स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। हालांकि मेरी कोविड-19 की रिपोर्ट अभी नेगेटिव नहीं आई है, जिसके लिए आज दिनांक 23 सितंबर 20 को पुनः सैंपल भिजवा रहे हैं। मैं 14 दिन मेरे घर पर अलग से क्वारंटाइन में रहूँगा, तो किसी के संपर्क में नहीं आऊँगा। मैं छुट्टी लेकर घर जाना चाहता हूँ, इसलिए मुझे छुट्टी देने का कष्ट करें। जयपुर एड्रेस 243 गुरु जम्बेश्वर नगर, A लैन नंबर 7, गांधी पथ, वैशाली नगर, जयपुर। अब बताइए, ये इनके हस्ताक्षर है। अरे मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, जो राजस्थान के डॉक्टरों ने, नर्सेज ने काम किया राजस्थान भर के अंदर, और जिस प्रकार SMS और RUHS में काम हुआ, कितने लोग बाहर से आए हैं इलाज करवाने के लिए। बेड नहीं मिला था दिल्ली में, बम्बई में, अहमदाबाद के अंदर। अविनाश महर्षि के भाई भी आए जो डॉक्टर हैं, मैं उनको जानता हूँ दिल्ली के अंदर, वो भी आए, उनके साथ भर्ती हुए थे। पर इस प्रकार की डॉक्टर को या किसी के ऊपर कमेंट करना और मुख्यमंत्री पर कमेंट करना, बताइए, ये मुझे बहुत ही थोड़ा लगा, इसलिए मैंने बात बोल दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, 10 जनवरी 23 को प्रस्तुत बजट तथा दिनांक 16 फरवरी 23 को बजट बहस के जवाब में की गई घोषणाओं के माध्यम से, जहां हमने अल्प आय वर्ग के साथ ही मध्यम वर्ग को भी महंगाई से राहत देने का प्रयास किया, वहीं युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तथा प्रदेश की चौमुखी विकास के लिए आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने का कार्य भी किया। इसी क्रम में अब मैं नवीन घोषणाएं माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। शिक्षा एवं युवा विकास वर्ष 22-23 के बजट में मेरे द्वारा जयपुर में JLN मार्ग पर एजुकेशन हब बनाने की घोषणा की गई थी। इसी कड़ी में आगामी वर्ष राजस्थान विश्वविद्यालय, कॉमर्स कॉलेज और राजस्थान कॉलेज के अपग्रेडेशन हेतु 50 करोड़ रुपये के कार्य हाथ में ले जाएंगे। हमारे द्वारा कोरोना काल के दौरान
शिक्षा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए इस वर्ष कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए ब्रिज कोर्सेज चलाए गए थे। इनकी सफलता को देखते हुए आगामी वर्ष भी 75 करोड़ रुपए व्यय कर ब्रिज कोर्सेज चलाया जाना प्रस्तावित है। इससे लगभग 70 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। स्कूल शिक्षा की सुविधा सुलभ कराने की दृष्टि से 500 प्राथमिक विद्यालयों का उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तथा 500 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कन्वर्ट किए जाने की घोषणा करता हूँ। साथ ही 400 उच्च माध्यमिक विद्यालयों के में विज्ञान, वाणिज्यिक एवं कृषि संकाय विषय प्रारंभ किए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में शिक्षण सुविधा विस्तार हेतु विभिन्न विद्यालय, छात्रावास, IIT खोले जाना, विद्यालय महाविद्यालय के क्रमोन्नत नवीन विषय संकाय प्रारंभ करने के साथ साथ अन्य सुविधाएं का विस्तार किया जाएगा, जिनका विवरण सदन के पटल पर रख रहा हूँ। इसके अलावा माननीय अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर, विशाला बाड़मेर, भूसावर भरतपुर, तालचीडी दौसा, फलसून जैसलमेर, बिसव मंडावा, झुंझुनू, कुचामन सिटी खजवाना, जियाबड़ी नागौर और सुरोट हिंडोन सिटी करौली में राजकीय महाविद्यालय खोले जाएंगे। शाहबाद, किशनगंज, बारा, समदड़ी, बाड़मेर, बज्जू, कोलाद, बीकानेर, सारेड़ा, दौसा, आमेर, जयपुर, जालामन, लूणी, जैसला, घंटियाली, जोधपुर एवं बरपाली में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने प्रस्तावित है। नारेडा, दूदू, जयपुर में शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालय एवं नावाद, नागौर, दौसा एवं चित्तौड़गढ़ में विधि महाविद्यालय खोले जाएंगे। प्रदेश के पंजीकृत मदरसों में अध्ययन अध्यापन सुविधाओं का विस्तार करने की दृष्टि से शिक्षा विभाग की तर्ज पर प्रति विद्यार्थी 2 सेट निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। इस पर लगभग 15 करोड़ रुपये का व्यय कर 2 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। शिक्षा अनुदेशक मदरसा पैरा टीचर्स के 6,843 पदों पर भर्ती किए जाने की घोषणा करता हूँ। राज्य में युवाओं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में NCC की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान रखते हुए NCC ग्रुप मुख्यालय जोधपुर में प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की जाएगी। इस पर 15 करोड़ रुपये का व्यय होगा। युवाओं को खेलों की रुझान बढ़ाने तक खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन करने के लिए हमारे द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रकार पंचायत से राज्य स्तर पर होने वाली खेल गतिविधियों को सुचारू रूप से संपादित करने के लिए संभाग स्तर पर खेल प्रबंधक तथा जिला स्तर पर सहायक खेल प्रबंधक के नवीन पदों का सृजन किया जाना प्रस्तावित है। चूरू व पाली में 10 करोड़ रुपये की लागत से स्पोर्ट्स स्कूल स्थापित किए जाएंगे। खेल प्रतिभाओं को समुचित प्रोत्साहन देने के लिए उठाए गए कदमों की कड़ी में खेल अकादमी, स्टेडियम, इंडोर हॉल आदि के निर्माण विकास कार्य कराए जाएंगे, जिसका विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। चिकित्सा स्वास्थ्य, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को वृद्ध रूप से देते हुए कोक्लियर इम्प्लांट की रिप्लेसमेंट एवं टाइप 1 डायबिटिक मेलिटस से प्रभावित रोगियों हेतु इंसुलिन पंप्स के पैकेज को आवश्यकता अनुसार शामिल किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश के राजकीय चिकित्सा संस्थाओं के माध्यम से मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के अंतर्गत विभिन्न दवाओं की उपलब्धता को समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने की दिशा में एक और कदम उठाते हुए राजस्थान ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी को राजकीय कंपनी के रूप में पुनर्जीवित किए जाने की घोषणा करता हूँ। प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं के विस्तार एवं आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने की दृष्टि से PHC उप सब सेंटर, PHC, CHC, उप जिला अस्पताल, जिला चिकित्सालय, ट्रॉमा सेंटर, ब्लड बैंक आदि खोले क्रमबद्ध किए जाने के साथ साथ अन्य सुविधाएं विकसित की जाएगी, जिनका विवरण सदन के पटल पर रख रहा हूँ। सभी मानसिक चिकित्सालय महाविद्यालय जयपुर में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु स्ट्रोक इंटरवेंशन लैब स्थापित की जाएगी। दवा वितरण केंद्र एवं सैंपल कलेक्शन हेतु 15 करोड़ रुपये की लागत से बहुमंजिला भवन का निर्माण कराया जाएगा। बढ़ते रोगी भार एवं आमजन की सुविधा के दृष्टिगत सभी मानसिक चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर में 75 करोड़ रुपये की लागत से
पार्किंग सुविधा विकसित की जाएगी। सड़क सुरक्षा की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वाहन चालन प्रशिक्षण केंद्रों, स्कूलों के निर्धारण प्रशिक्षण वाहनों को मोटर वाहन कर से मुक्त किया जाएगा। सोशल सिक्योरिटी विशेष योगीजन की आवश्यकताओं के दृष्टिगत प्रतिष्ठित एनजीओ के माध्यम से प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर मानसिक विमंदित महिलाओं हेतु पुनर्वास गृह संचालित करने तथा प्रत्येक जिले में राजकीय मानसिक विमंदित मूक बधिर नेत्रहीन श्रेणी के विशेष योगीजन विद्यालय खोले जाने प्रस्तावित करता हूँ। 80% से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के पक्ष में निष्पादित सभी प्रकार के विलेखों पर स्टैम्प ड्यूटी निःशुल्क किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के पक्ष में अचल संपत्ति के दस्तावेजों पर भी स्टैम्प ड्यूटी निःशुल्क की जाएगी। प्रदेश में महिलाओं को आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आगामी वर्ष प्रथम चरण के रूप में नगरीय क्षेत्रों के बाजारों एवं पब्लिक प्लेसेस पर महिलाओं के लिए सुलभ संस्था के माध्यम से 500 स्थानों पर टॉयलेट बनाए जाने के साथ ही 5000 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में भी महिलाओं के लिए टॉयलेट एवं स्नानघर कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। इस पर लगभग 100 करोड़ रुपये का व्यय होगा। 1 नवंबर 62 से विभिन्न युद्धों एवं ऑपरेशन में पदकों से अलंकृत प्रदेश के शूरवीरों को देय सुविधाओं में विसंगतियों को दूर किए जाने के साथ ही कोस्ट गार्ड तटरक्षक मेडल से अलंकृत सैनिकों के लिए भी आवश्यक प्रदान किए जाएंगे। साथ ही नगी श्री कर्णपुर श्री गंगानगर में भारत पाक सीमा पर स्थित वार मेमोरियल सेंटर में विकास कार्य कराए जाएंगे। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों को ध्यान में रखते हुए पात्रता की अधिकतम आयु सीमा को 40 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने तथा योजना की अवधि को 31 मार्च 2024 तक बढ़ाए जाने की घोषणा करता हूँ। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क, पुल व आरओबी आदि के निर्माण एवं उन्नयन कार्य 2600 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से कराए जाने प्रस्तावित इसकी सूची में सदन के पटल पर रख रहा हूँ। माननीय विधायकगण द्वारा वर्ष 11 के बाद घोषित राजस्व गाँवों को सड़क से जोड़ने की मांग को देखते हुए मेरे द्वारा वर्ष 23-24 के बजट में 500 से अधिक आबादी वाले राजस्व गाँवों को डामर सड़कों से जोड़ने की घोषणा की गई थी। आदिवासी एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों की परिस्थिति को देखते हुए अब मैं इन क्षेत्रों के 250 से अधिक आबादी वाले राजस्व गाँवों को चरणबद्ध रूप से जोड़ना पसंद करता हूँ। आम जन की सुविधाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार के अधीन संचालित विभिन्न टोल सड़कों पर टोल कलेक्शन हेतु फास्टैग टैग सुविधा लागू किया जाना प्रस्तावित है। इस पर 48 करोड़ रुपये का व्यय होगा। किशनगढ़ अजमेर की हवाई पट्टी के विस्तार में पहाड़ी क्षेत्र के कारण उत्पन्न बाधा को दूर कर कमर्शियल एयरपोर्ट के रूप में स्थापित करने हेतु DPR बनाई जाएगी। आमजन को और अधिक राहत पहुंचाने के उद्देश्य से आगामी वर्ष माह अप्रैल से प्रशासन गाँवों के संग तथा प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया जाना प्रस्तावित है। इसी अभियान में शिविरों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के पात्र लाभान्वितों बेनिफिशियरीज के रजिस्ट्रेशन का कार्य भी किया जाएगा, जिससे कोई भी पात्र व्यक्ति परिवार परियोजनाओं का लाभ लेने से वंचित नहीं रह जाए। इसी के साथ इन अभियानों में विभिन्न विभागों से संबंधित पूर्व में किए जाने वाले कार्यों के साथ ही अधिक राहत दी जाएगी, जिनका विवरण मैं सदन के पटल पर रख रहा हूँ। प्रदेश के सुनियोजित विकास हेतु 189 शहरों के लिए मास्टर प्लान बनाए जा चुके हैं। इसी कड़ी में नवगठित 44 नगर पालिकाओं तथा इस बजट में घोषित नगर निकायों के मास्टर प्लान भी तैयार किए जाने प्रस्तावित है। साथ ही निकाय सीमाओं की समीक्षा कर विस्तार किया जाएगा। सरकारी सामुदायिक परिसंपत्तियों भूमियों को अतिक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए MLA लेड योजना में बाउंड्री वाल के साथ साथ तारबंदी को भी अनुमति करना प्रस्तावित करता हूँ। अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत राज्य के 29 शहरों में सीवरेज के कार्य कराए जाएंगे। इस हेतु 4700 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के कार्य हाथ में लिए जाएंगे। जयपुर हेरिटेज क्षेत्र की पुरानी एवं जीर्ण सीवरेज लाइनों को बदलने का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। इस पर 296 करोड़ रुपये व्यय होंगे। प्रदेश में सीवरेज व ड्रेनेज संबंधी विभिन्न कार्य कराए जाएंगे, जिनकी सूची सदन के पटल पर रख रहा हूँ।
डोल तालाब 12 का सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्यों हेतु 50 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। साथ ही श्री गलता पीठ जयपुर में वर्षा जल संचय कर कानोता बांध तक ले जाने एवं कियारा बांध की मरम्मत पुनर्निर्माण हेतु डीपीआर बनाई जाएगी। पेयजल माननीय सदस्यों के माध्यम से कई स्थानों की पेयजल संबंधी समस्या की जानकारी प्राप्त हुई है। अतः आने वाले गर्मी के मौसम में आमजन को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से मैं प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार 40 हैंडपंप तथा 10 ट्यूबवेल तक लगाए जाने का प्रस्तावित करता हूँ। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जाखम बांध से उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ एवं राजसमंद जिलों के 8 कस्बों व 1473 गाँवों के लगभग 3 लाख परिवारों हेतु 4,674 करोड़ रुपये व्यय कर घर घर जल कनेक्शन उपलब्ध कराए जाने प्रस्तावित है। प्रदेश में पेयजल सुविधा के विस्तार हेतु विभिन्न कार्य कराए जाएंगे, जिनका विवरण सदन के पटल पर रख रहा हूँ। वर्तमान समय में डिजिटल के साथ साथ ई कॉमर्स का भी प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। अतः इन सेक्टर्स के विकास की दृष्टि से राजस्थान रिटेल पॉलिसी तथा राजस्थान ई कॉमर्स पॉलिसी लाई जाएगी। प्रदेश में विशेष योग्यजन, एकल महिला एवं अन्य वंचित वर्ग को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रिटेल सेक्टर्स में प्रतिष्ठित प्राइवेट पार्टनर्स के माध्यम से 1000 फ्रेंचाइजीज खोली जाएगी। इस हेतु चयनित व्यक्तियों को ट्रेनिंग कराने के साथ ही प्रति फ्रेंचाइज 1 लाख रुपये का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित करता हूँ। राज्य में खनिज बजरी के अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं आमजन को सस्ती बजरी उपलब्ध कराने के लिए चयनित स्थानों पर नदियों में 100 हेक्टेयर आकार तक के प्लाट बनाकर पिट माउथ पर न्यूनतम विक्रय मूल्य पर बजरी उपलब्ध कराने वाले निवेदक दाताओं को खनन पट्टे आवंटित किया जाना प्रस्तावित है। बाढ़ में स्थित पेट्रो जोन के औद्योगिक विकास को समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने हेतु इसे रिप्स 2022 के अंतर्गत एरिया कैटेगरी 2 से परिवर्तन कर एरिया कैटेगरी 3 में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है। रिप्स 22 के अंतर्गत नवीन निवेश हेतु चूंकि 50 करोड़ रुपये के न्यूनतम निवेश की आवश्यकता है, तदनुरूप किसी उद्यम के 50 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश की स्थिति में भी योजना के अंतर्गत विस्तार हेतु परिलाभ दिया जाना प्रस्तावित है। कोटा, जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर संभाग में कत्तीन व बुनकरों को प्रशिक्षित करने के लिए शुरू किए गए ट्रेनिंग सेंटर्स में खादी ग्रामोद्योग संबंधी प्रशिक्षण भी प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए अग्निशमन अनापत्ति पत्र एनओसी की प्रक्रिया के सरलीकरण के साथ साथ शुल्क को रेशनल करते हुए ऑटोमेटेड स्वीकृति जारी करना ज़्यादा प्रस्तावित है। साथ ही सिनेमा लाइसेंस एवं नवीनीकरण प्रक्रिया का आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप सरलीकरण किया जाएगा। प्रदेश में 31 मार्च 19 के पश्चात प्रधानमंत्री शहर बिजली हर घर सौभाग्य योजना समाप्त होने के उपरांत लगभग 2 लाख परिवार घरेलू विद्युत कनेक्शन से वंचित रह गए थे। हमारे द्वारा लगातार केंद्र सरकार से इन परिवारों हेतु CSS के योजना अंतर्गत प्रावधान करने का आग्रह किया जाता रहा है, किंतु अभी तक केंद्र सरकार द्वारा हमारे आग्रह को पूर्णतः स्वीकार नहीं किया गया। अतः अब मैं आगामी 2 वर्षों में इन सभी वंचित 2 लाख परिवारों को लगभग 1000 करोड़ रुपये लागत से घरेलू कनेक्शन उपलब्ध कराने की घोषणा करता हूँ। कृषि श्रेणी के नियमित अथवा कटे हुए तथा गैर कृषि क्षेत्र के अंतर्गत कटे हुए विद्युत कनेक्शनों हेतु 31 दिसंबर 22 तक देय विलम्ब राशि व ब्याज में चरणबद्ध छूट की अवधि 30 सितंबर 23 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। इससे 22 लाख से अधिक उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। ऊर्जा तंत्र के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न श्रेणी के GSS स्थापित करने के साथ साथ विद्युत कार्यालय खोले जाएंगे, जिसका विवरण सदन के पटल पर रख रहा हूँ। वन क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियों, पौधारोपण तथा वन्य जीवों की देखभाल से संबंधित कार्य हाथ में लिए जाएंगे, जिसका विवरण मैं सदन के पटल पर रख रहा हूँ। पर्यटन, कला व संस्कृति। जयपुर स्थित गोविंद देव जी के मंदिर में संपूर्ण प्रदेशवासियों की असीम आस्था है। इसके दृष्टिगत मैं गोविंद देव जी मंदिर का महाकाल उज्जैन की तर्ज पर वृहद विकास करने की घोषणा करता हूँ। प्रथम आगामी वर्ष इस हेतु 100 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। साथ ही तीर्थराज पुष्कर के समग्र विकास हेतु पुष्कर विकास प्राधिकरण के गठन की घोषणा करता हूँ।
प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए राजस्थान स्मार्ट टूरिस्ट पास प्रारंभ किए जाएंगे। इस पास के द्वारा सिटी ट्रांसपोर्ट एवं रोडवेज की बसों में यात्रा के साथ साथ समस्त पर्यटन स्थलों व स्मारकों में प्रवेश की सुविधा हैसल फ्री उपलब्ध हो सकेगी। पर्यटन को बढ़ावा दिए जाने की दृष्टि से टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त टूर ऑपरेटर्स द्वारा संचालित वातानुकूलित पर्यटक लग्जरी कोचों को मोटर वाहन कर से मुक्त किया जाना प्रस्तावित है। सामलिया सेठ चित्तौड़गढ़ में जल जीवनी एकादशी मेले को भी 50% बस किराया छूट योजना में शामिल किया जाएगा। बैनेस धाम डूंगरपुर के समग्र विकास की कार्य योजना तैयार करते हुए आगामी वर्ष 100 करोड़ रुपये की लागत से विकास कार्य किया जाना प्रस्तावित है। धार्मिक विकास पर्यटन विकास की दृष्टि से विभिन्न पर्यटक स्थलों के जीर्णोद्धार उन्नयन संबंधी कार्य कराए जाएंगे, जिनका विवरण सदन के पटल पर रख रहा हूँ। प्रदेशवासियों विभिन्न मंदिरों में अगाध आस्था को देखते हुए त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर बांसवाड़ा, कणी माता बीकानेर, केला देवी गोवर्धन पर्वत भरतपुर, सालासर चूरू, सांवलिया सेठ चित्तौड़गढ़, मेहंदीपुर बालाजी करौली, खोले के हनुमान जी संगमवरी माता सांबर जयपुर, रामदेवरा तनोट माता मंदिर जैसलमेर, श्रीनाथ जी नाथद्वारा राजसमंद, वी तेजा जी नागौर, खाटू श्याम जी सीकर, एकलंगी जी उदयपुर सहित अन्य महत्वपूर्ण मंदिरों में पेंडोरमा आधारभूत सुविधाओं का समग्र विकास किए जाने हेतु 10 करोड़ रुपये की लागत से डीपीआई बनाई जाएगी। अजमेर में पतिराज, बीकानेर में साहब विकारी, आश्विन भीलवाड़ा में बगड़ावत सवाई भोज, शाहपुर भीलवाड़ा में केसी सिंह भारत, चित्तौड़गढ़ में पन्ना राय, दौलपुरा चित्तौड़गढ़ में अमराजी भगत, जयपुर में महात्मा ज्योतिबा फुले व शिवदासपुरा, जयपुर में स्वामी आत्माराम जी लक्ष्य, जोधपुर में महर्षि नवल स्वामी, जालोर में वीरमदेव कान्हर देव चौहान, गोविंदा उदयपुर में राणा पूंजा, पोखरण जैसलमेर में इंदिरा माँ शक्ति भारत एवं करौली में केला देवी के 15वां मनाए जाएंगे। देवस्थान विभाग के अधीन 593 मंदिरों में पोशाक, रंग रोगन एवं मरम्मत आदि कार्य कराए जाएंगे। साथ ही राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिरों के अंशकालीन पुजारियों के मानदेय में वृद्धि कर एक समान 5,000 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा। लोक कला मंडल उदयपुर के उन्नयन की डीपीआई बनाई जाएगी। साथ ही कला एवं मार्बल नगरी किशनगढ़ अजमेर में आर्ट गैलरी तो साइंस पार्क नवलगढ़ झुंझुनू में डिस्प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक में पब्लिकेशन कम म्यूजियम ब्लॉक का निर्माण कराया जाएगा। कृषि व समन क्षेत्र में साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट एवं फलदार पौधों की जल मांग की सटीक जानकारी के लिए 10,000 किसानों को न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी ऑटो सेंसर्स एवं फर्टिगेशन के प्रयोग के लिए अनुदान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 10,000 किसानों को उठी हुई क्यारी बनाने हेतु रिज बेड प्लांटर यंत्र भी अनुदानित दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इस हेतु 50 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है। प्रदेश में कृषकों की आय बढ़ाने एवं नॉन एग्रीकल्चर सीजन में आय के विकल्प प्रदान करने के लिए ट्रैक्टरों के व्यावसायिक पंजीयन पर लगने वाले एक बारी शुल्क को 6,000 से घटाकर 500 रुपये किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही नियमित फिटनेस सर्टिफिकेट फीस, इंस्पेक्शन फीस व ग्रीन टैक्स को 2,300 से घटाकर 200 रुपये किया जाना प्रस्तावित है। कृषि मंडियों में देय कृषक कल्याण शुल्क पर मौजूदा 50% की छूट को 31 मार्च 24 तक के लिए बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। साथ ही समस्त कृषि मंडियों में व्यापारियों की सुविधा के लिए व्यापार भवन हेतु डीएलसी की 25% दर पर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। गंगापुर भीलवाड़ा एवं गोविंदा उदयपुर में कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे। चांदन जैसलमेर मावाड़ा पाली में मिनी फूड पार्क विकसित किए जाएंगे। बेगू चित्तौड़गढ़ में सब्जी फूल मंडी तथा सावर अजमेर मंडेला पिलानी झुंझुनू साडोली रामगढ़ अलवर बागोर मांडल भीलवाड़ा व जम्बारामगढ़ जयपुर में कृषि उपज मंडी खोली जाएगी। साथ ही गौण कृषि उपज मंडी लोहावट जोधपुर को कृषि उपज मंडी में कन्वर्ट किया जाएगा। प्रदेश में पंजीकृत 3,636 गौशालाओं में पेयजल हेतु आवश्यक 3 फेज ट्यूबवेल स्थापित किए जाएंगे। इस हेतु आगामी वर्ष लगभग 75 करोड़ रुपये व्यय होंगे। पशुपालकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने तथा दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से पशु चिकित्सा संस्थान केंद्र खोले जाने के साथ साथ अन्य सुविधाएं विकसित की जाएगी, जिनका विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूँ।
आगामी 3 वर्षों में धौलपुर कम्युनिटी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के अंतर्गत धौलपुर राजाखेड़ा व सेपू के 28,800 हेक्टर नहरी क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत शामिल किया जाएगा। इससे 15,000 किसान लाभान्वित होंगे। मेरे द्वारा 16 फरवरी 2023 को प्रदेश में 100 एनीकटों के निर्माण जीर्णोद्धार व 100 नहरी तंत्रों के जीर्णोद्धार हेतु 400 करोड़ रुपये के कार्य प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई थी। इस क्रम में माननीय सदस्यगण प्रदेश के किसान भाइयों की ओर से कार्य की महत्ता को देखते हुए और अधिक प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। अतः मैं एनीकटों के निर्माण जीर्णोद्धार व नहरी तंत्र के जीर्णोद्धार हेतु निर्धारित की गई 400 करोड़ रुपये की राशि को बढ़ाकर 800 करोड़ रुपये करने की घोषणा करता हूँ। प्रदेश में सिंचाई संबंधी विभिन्न विकास के कार्य कराए जाएंगे, जिनकी सूची में सदन के पटल पर रख रहा हूँ। बारह जिले की परवनबद्ध सिंचाई परियोजना में अट्टू के 17, अंता के 10 और मांगरोल 10 वंचित गांवों को शामिल करने हेतु डीपीआर बनाई जाएगी। साथ ही सदार से चूरू के 58 वंचित गांवों के रकबों को चौधरी कुमाराम आर्य लिफ्ट कैनाल योजना में शामिल किया जाएगा। बांधों व नहरों के सुचारू संचालन हेतु गेज रीडर, ऑपरेटर, ग्रेड 3 आदि 3,000 कार्मिकों की भर्ती की जाएगी। कानून व्यवस्था प्रदेश में आपराधिक गैंग्स की गतिविधि है तथा पड़ोसी राज्यों से अपराधियों के आवागमन पर नियंत्रण की दृष्टि से हम राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण कानून ला रहे हैं। इसी क्रम में क्षेत्र में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने की दृष्टि से 3 अतिरिक्त कमांडो प्लाटून की स्वीकृति किया जाना प्रस्तावित करता हूँ। राजस्थान पुलिस अकेडमी जयपुर में सेंटर ऑफ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन स्थापित किए जाने के साथ साथ सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का निर्माण किया जाएगा। इन पर 19 करोड़ का व्यय होगा। राज्य में शहरों एवं कस्बों में सड़कों पर बढ़ते वाहनों के दबाव की स्थिति में सुगम यातायात व्यवस्था कायम किए जाने हेतु ट्रैफिक पुलिस को सुदृढ़ करने की दृष्टि से 500 पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल एवं उप निरीक्षक स्तर के पद सृजित किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश की कानून व्यवस्था तथा न्याय प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु पुलिस कार्यालय व न्यायालय खोले जाने के साथ साथ विभिन्न सुविधाएं विकसित की जाएगी, जिसका विवरण मैं सदन के पटल पर रख रहा हूँ। आमजन को पारदर्शी एवं त्वरित सेवाएं उपलब्ध करवाने तथा कार्यालय में होने वाले वर्क प्रोसेसिंग को IT के माध्यम से ऑनलाइन करने में आज प्रदेश संपूर्ण देश में अग्रणी स्थान रखता है। विभिन्न विभागों से संबंधित IT सॉफ्टवेयर का लाभ दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करने वाले प्रदेशवासियों को मिल सके, इस हेतु मैंने ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, तहसीलदार विकास अधिकारी से लेकर जिला प्रमुख, कलेक्टर आदि तक टैबलेट देने का निर्णय किया था। अब इसी क्रम में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, न्यायिक अधिकारियों तथा जिला स्तरीय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों को राजकीय कार्यों दायित्वों को बेहतर निष्पादन हेतु लैपटॉप, टैबलेट दिया जाना प्रस्तावित करता हूँ। माननीय सदस्य को याद होगा कि प्रदेश के इस विकसित IT तंत्र का लाभ घर बैठे प्राप्त करने हेतु संबल प्रदान करने की दृष्टि से मैंने गत बजट में चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को स्मार्टफोन में इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना की घोषणा की थी। इस निर्णय के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्मार्टफोन ऑटोमोबाइल्स में प्रयोग किए जाने वाले चिपसेट की क्राइसिस उत्पन्न हो गई। इस कारण स्मार्टफोन की उपलब्धता की समस्या के साथ ही कीमतों में वृद्धि हो गई थी। फिर भी हम इस कार्य को अब चरणबद्ध रूप से पूर्ण करेंगे। प्रथम चरण के रूप में आगामी वर्ष बहन बेटियों के पावन पर राखी से चिरंजीवी परिवारों की सरकारी विद्यालयों में 10वीं से 12वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्राओं, सरकारी उच्च शिक्षण संस्थाओं, महाविद्यालय, ITI, पॉलिटेक्निक में अध्ययनरत छात्राओं तथा विधवा एकल नारी पेंशन प्राप्त कर रही महिलाओं को इस योजना अंतर्गत स्मार्टफोन उपलब्ध कराए जाएंगे। इस प्रकार प्रारंभिक चरण में लगभग 40 लाख बेनिफिशियरी को यह स्मार्टफोन प्राप्त हो सकेंगे। प्रदेश में कुशल वित्तीय एवं बजटीय प्रबंधन के साथ साथ कर प्रणाली के सरलीकरण हेतु इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम IFMS 3.0 तथा इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम ITMS लागू करने के साथ ही सरकारी खरीद प्रक्रिया हेतु नवीन राजस्थान लोक उपपन पारदर्शिता अधिनियम RTPP एक्ट रूल्स तथा वित्तीय लेखांकन व सार्वजनिक निर्माण संबंधी इंटीग्रेटेड राजस्थान फाइनेंशियल
अकाउंटिंग रूल्स बनाया जाना प्रस्तावित है। हमारे द्वारा IFMS के माध्यम से प्रक्रियाओं का सरलीकरण करते हुए कार्मिकों और पेंशनर को भी अपने GPF खाते का पर पूरा नियंत्रण, पेंशन स्वीकृति के लिए सर्विस बुक की बाध्यता समाप्त करना एवं सैलरी पेंशन का ऑटो पेमेंट जैसे नवाचार कर राहत दी गई है। इसी उपरांत भी वर्तमान में कार्मिकों को रिटायरमेंट के समस्त पेंशन परिलाभ प्राप्त होने महीनों का समय लग जाता है। अब कार्मिकों को और अधिक राहत देने की दृष्टि से माह मई 23 से रिटायरमेंट के दिन ही समस्त पेंशन परिलाभों की स्वीकृति जारी करने की घोषणा करता हूँ। हमने राजकीय कार्मिकों को सेवानिवृत्ति उपरांत सुरक्षा उपलब्ध करवाने जैसे सभी के लिए OPS लागू करने का प्रावधान किया। माननीय सदस्य को विदित होगा कि प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर को पेंशन राशि में वृद्धि का लाभ प्राप्त होता है। आयु बढ़ने के साथ ही अतिरिक्त वित्तीय सुरक्षा की आवश्यकताओं को ध्यान रखते हुए अब मैं 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर को पेंशन राशि में बेसिक पर 10% अतिरिक्त अलाउंस उपलब्ध कराने की घोषणा करता हूँ। राज्य के कार्मिकों को उनके द्वारा सातवें वेतनमान में वेतन निर्धारण हेतु दिए गए विकल्प के कारण वेतन में हो रही हानि को देखते हुए नियमों में पुनः विकल्प दिया जाना प्रस्तावित करता हूँ। इससे उनके वेतन में वृद्धि हो सकेगी। कार्मिक अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए प्रतिमाह मिलने वाले वेतन पर निर्भर रहते हैं। आकस्मिक आवश्यकता होने पर भी कार्मिकों को वेतन लाभ मिले, इसके लिए अनुपातिक आधार पर माह के बीच में भी अग्रिम वेतन आहरण एडवांस सैलरी विड्रॉल की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा करता हूँ। राजकीय कार्मिकों को खेलों के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कार्मिकों को स्पेशल अलाउंस इंक्रीमेंट दिया जाना प्रस्तावित है। कार्मिकों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए स्वयं की दक्षता में वृद्धि सतत रूप से किया जाना अत्यावश्यक है। इस दृष्टि से प्रदेश के एपेक्स कैपेसिटी बिल्डिंग इंस्टीट्यूट हरीशचंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान के उन्नयन के साथ ही संस्थान के अंतर्गत सिविल सर्विस ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। राज्य के कार्मिकों की सुविधा के दृष्टिगत में राजस्थान सिविल सर्विस अपीलेंट ट्रिब्यूनल की स्थायी पीठ जोधपुर में भी खोलने की घोषणा करता हूँ। प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु प्रशासनिक इकाइयों कार्यालय खोले क्रमबद्ध किए जाएंगे, जिसका विवरण सदन के पटल पर रख रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये लास्ट मेरा ये पहला अपना में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि मैंने कहा था कि अध्यक्ष महोदय मैंने कहा था कि हमारे माननीय सदस्य मुझसे मांगते मांगते थक जाएंगे, मैं दे नहीं थकूँगा। पर ये मुझे नहीं मालूम था कि वो मेरे इस भावना का फ़ायदा उठाते हुए जिले की मांग कर लेंगे। मैंने कहा सड़क है, पानी, बिजली, सड़क नगर पालिका की मांग करेंगे, अभी तो जिले की मांग करने लगे। ये कुछ मैंने एक्सरसाइज की है तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने गत 4 वर्षों में प्रदेश की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ कर आमजन व जरूरतमंदों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराते हुए तथा सामाजिक क्षेत्र में विकास के साथ साथ आजीविका के संसाधन उपलब्ध कराकर प्रदेश में खुशहाली लाकर राजस्थान को देश का मॉडल राज्य बनाने का प्रयास किया है। प्रदेश में संवेदनशील, जवाबदेही एवं पारदर्शी प्रशासन देना हमारी प्रतिबद्धता है। हमारे द्वारा जन घोषणाओं एवं बजट घोषणाओं के माध्यम से एक के बाद एक लोक कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की समस्त योजनाओं का लाभ ढाणी ढाणी मगड़े मगड़े में बसे जरूरतमंद परिवारों तक भी पहुँचे, इसके लिए जिला स्तर पर पूर्ण संवेदनशीलता के साथ कार्य करना आवश्यक है। राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से माननीय अध्यक्ष महोदय देश का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण हमारे कई जिले ऐसे हैं जहाँ जिला मुख्यालय की दूरस्थ कोने से दूरी 100 किलोमीटर से भी अधिक है और इस कारण आमजन को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही कई जिलों की जनसंख्या भी अत्यधिक होने के कारण प्रशासन का हर परिवार तक पहुँचना बहुत कठिन होता है। जिला अपेक्षाकृत छोटा होने से प्रशासन व प्रबंधन व कानून व्यवस्था पर निगरानी नियंत्रण सहज व सुगम हो जाता है। देश के विभिन्न राज्य नए जिले बनाने में हमसे आगे रहे हैं। देश के विभिन्न राज्य
नए जिले बनाने में हमसे आगे रहे हैं। वहाँ पर जिलों की संख्या दुगनी तिगनी हो गई है। अभी हाल ही में भौगोलिक दृष्टि से हमने छोटे राज्य वेस्ट बंगाल ने भी 7 नए जिलों की घोषणा की है। इसी कारण प्रदेश से भी कई स्थानों से नए जिले बनाने की मांग प्राप्त हुई है। हमने इन प्रस्तावों के विस्तृत अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया था, जिसकी अंतिम रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। इस विषय में प्राप्त समस्त प्रस्तावों पर प्रदेश की वर्तमान प्रशासनिक इकाइयों की संरचना का विस्तृत अध्ययन एवं विवेचना के उपरांत अब मैं प्रदेश में नए जिले बनाने की घोषणा करता हूँ। नंबर 1 अनूपगढ़ गंगानगर से अनूपगढ़। नंबर 2 मदन प्रजापति के वो मुझे जूते बनवाने हैं। अरे आप भी बजाओ भाई, उनको चप्पल तो बनवाओ। चप्पल तो नहीं बनवाने गए तो इसमें आप साथ दो। ये जिले कोई माननीय अध्यक्ष महोदय, जिले कोई एक स्पर्श के थोड़ी हैं, सबका जिला भाई। जिलों में सबकी ताली एक साथ बननी चाहिए, तब मजा आएगा जिले बनाने का भी। अनूपगढ़ बालोतरा हो गया 2, ब्यावर 3, डीग भरतपुर 4, डीजवाड़ा कुचामन 5, दूदू जयपुर 6, गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर 7, जयपुर उत्तर जयपुर दक्षिण जयपुर, जोधपुर पूर्व जोधपुर पश्चिम जोधपुर, टेकड़ी अजमेर टेकड़ी, कोटपुतली बेरोड जयपुर अलवर, खेरतल अलवर, नीम का थाना सीकर, फलोदी जोधपुर। कहाँ गए? सलूम्बर उदयपुर, शांचोर जालोर और कैलाश मेघवाल जी शाहपुरा भीलवाड़ा। इस प्रकार 19 नए जिले बनाने के कारण प्रदेश में कुल 50 जिले। इस प्रकार 19 नए जिले बनाने के कारण प्रदेश में कुल 50 जिले हो जाएंगे। इन सभी का प्रदेश मुख्यालय से संपर्क संभागीय मुख्यालयों के माध्यम से होता है। अतः इस प्रबंध को सुदृढ़ करने की दृष्टि से प्रदेश में 3 नए संभाग माछवाड़ा, पाली, सीकर बनाने की घोषणा करता हूँ। इन नवीन प्रशासनिक इकाइयों जिला एवं संभागीय मुख्यालयों को अविलंब धरातल पर उतारने के लिए सुदृढ़ आधारभूत ढांचा मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए प्रथम चरण में 2000 करोड़ रुपये का व्यय करना प्रस्तावित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। क्या हाउस में क्या है? कहीं सभा में बैठे हुए क्या? कोई विधानसभा और पब्लिक मीटिंग में कोई अंतर है? माननीय सदस्य, मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि सर्वश्रेष्ठ विधायक के चयन हेतु गठित समिति ने दिनांक 15 मार्च 2023 को हुई बैठक में सर्वसम्मति से 15वीं राजस्थान विधानसभा की अवधि में निम्नांकित विधायक को सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार प्रदान किए जाने का निर्णय लिया है। अमीन खां 2022, श्रीमती अनीता बदेल 2023। माननीय सदस्य को 20 तारीख को माननीय विधायकों को हम सम्मानित करेंगे। 20 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी
प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग संख्या 2 विधेयक 2023 को पारित किया जाए। जो पक्ष में वहाँ गए, तो विपक्ष में ना गए। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। राजस्थान विनियोग संख्या 2 विधेयक 2023 को पारित किया गया। राजस्थान वित्त विधेयक 2023। प्रश्न है कि राजस्थान वित्त विधेयक 2023 को पारित किया जाए। जो पक्ष में वहाँ गए, तो विपक्ष में ना गए। हाँ पक्ष जीता, हाँ पक्ष जीता। राजस्थान वित्त विधेयक 2023 को पारित किया गया। सदन की बैठक सोमवार दिनांक 20 मार्च 2023 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।